साथ है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। उनसे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। सर, हम ये जानना चाहते हैं, मोदी सरकार जैसे क्लेम करती है कि वो आज दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई है, हम चाइना को आग दिखा सकते हैं, आगे चल के हम अमेरिका और चाइना के बराबर में इकोनॉमी में खड़े हो सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली जो ये खड़ा किया जा रहा है बड़ा बॉन्ड, तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? नहीं, सच्चाई तो है कि इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स, ये अभी फिफ्थ नंबर पर है। देखिए, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 इंडिया। पहले नंबर 5 पे यूके था, अभी वो 6 पे गया, हम लोग 5th पे आए हैं। अभी हमारा जो जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, जो जीडीपी है वो 3.47 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो इंडिया का जीडीपी है। लेकिन चाइना का जो जीडीपी है वो 18.33 ट्रिलियन डॉलर्स है। देखिए, महत्वपूर्ण बहुत है, हमारा 3.47 ट्रिलियन डॉलर्स है और चाइना का जो जीडीपी है वो 18.33 ट्रिलियन डॉलर्स है। और यूएस का जो जीडीपी है वो जस्ट अभी 25 ट्रिलियन डॉलर्स हुआ है, अभी जस्ट 25 ट्रिलियन डॉलर्स हुआ है। यानी देखिए, हम 3.47 है, वो 18.33 चाइना है और जस्ट 25 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस है। यानी लगभग हमसे 5.25 टाइम्स मोर, यानी 5.25 गुना ज्यादा चाइना का जीडीपी है। और अगर अमेरिका की जीडीपी की बात करूं तो लगभग 7.25 गुना ज्यादा जो है वो अमेरिका का जीडीपी हमसे है। अब दूसरा, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं आपको। पर कैपिटा इनकम में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, इन डॉलर्स में कह रहा हूं, 2257 डॉलर्स हमारा पर कैपिटा इनकम है अभी। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 556 या 554, यानी 12,000 मोटे तौर पे आप मान लीजिए, ये चाइना का पर कैपिटा इनकम है इन डॉलर्स। और अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 70,000 डॉलर्स जो है वो एनुअल जो है वो पर कैपिटा इनकम है। यानी देखिए, अगर पर व्यक्ति की आय को देखें इंडिया में, तो केवल 2,257 हमारी जो है वो डॉलर टर्म्स में जो है वो आय है, जो लगभग अगर हम कैलकुलेट करें 82 रुपए से अगर मल्टीप्लाई कर ले साल भर का, तो 1,95,000 आता है साल का जो है वो प्रति व्यक्ति आय। अब अमेरिका का जो जीडीपी, जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे 31 गुना ज्यादा है लगभग। और चाइना का जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो 5.5 गुना हमसे ज्यादा है। अब पर कैपिटा इनकम में हमारा क्या रैंक है वर्ल्ड में? 135। यानी हम नॉमिनल जीडीपी में 5th रैंक पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम लोग जो है वो 135th रैंक पर है। व्हाट डज दिस शोज? कि हम 5वें रैंक पर केवल नॉमिनल जीडीपी आ जाना, 140 करोड़ की आबादी है, चाइना के बराबर आबादी है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, और हम इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इसमें हम 5वें नंबर पे आ जाना, ठीक है, एक बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अभी चाइना हमसे 5.5 गुना लगभग आगे है और अमेरिका हमसे 7 गुना आगे है जीडीपी के टर्म्स में। और पर कैपिटा इनकम में अमेरिका हमसे 31 गुना ज्यादा है और 5.5 गुना ज्यादा चाइना है। तो अभी समृद्धि इंडिया में आई नहीं है, गरीबी और पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। हम जब तक ये काम नहीं होगा इंडिया में, तब तक हमको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक समाधान की बात जरूर है कि हम 5th रैंक पर आए हैं, लेकिन उससे हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं हो जाते हैं। यस, आप अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं वो पूछना चाह रहा था सर, आपके पॉलिसी में भी आपने 20 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, तो इसको आप हमारे दर्शकों को विस्तार से कैसे बताएंगे? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, 45-47 तक इंडिया अगर 7% के नॉमिनल जीडीपी से भी हम ग्रो करें तो हम 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को रीच कर जाएंगे, उसको क्रॉस कर जाएंगे। मैं तो कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, मैं लोअर साइड पे बोल रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है 22 हो जाए, 23 हो जाए, अगर हम 7%। क्योंकि देखिए, अभी जो ये डिकेड है, अभी कल वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई लॉस्ट डिकेड इसको बोल रहा है वर्ल्ड बैंक। क्योंकि अभी देखिए, अभी हमारा जो कोविड हुआ, कोविड में सेंट्रल बैंक्स ने डेप्ट फाइनेंसिंग किया, बहुत सारी करेंसी जो है वो प्रिंट हुई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो नेचुरल है कैपिटल महंगा होता है, तो जिसको कैपेक्स बोला जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज वो कम करती है, गवर्नमेंट को भी फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।
फिर उसके साथ साथ जो है फिर यूक्रेन चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें सप्लाई चेन जो है वो कमोडिटीज की डिस्टर्ब हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर में। फिर अभी अमेरिका में कुछ बैंक्स के अंदर में क्राइसिस आया। फिर हमारे देश में हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट, ये अडानी वाला जो इश्यूज है, इस तरह के कुछ इश्यूज इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने कल ही रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है कि लास्ट डिकेड वो इसको कह रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल जो ग्रोथ रेट है वो 2.2% से केवल वर्ल्ड ग्रो करेगा, जबकि 2.6 से ग्रो हो रहा था। पिछला जो डिकेड है 2011 से लेकर 2020 तक के, उसमें 2.6 की ग्रोथ थी। उसका जो पिछला डिकेड है 2001 से लेकर 2010 तक के, वो 3.5% से वर्ल्ड ग्रो हुआ था। अभी वो 2.2 पर आया। और जो इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जिसमें इंडिया भी आती है, उसका एवरेज 4% ग्रोथ बोला है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें कही है कि जो ड्राइवर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ होते हैं, क्या ड्राइवर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ होती है? कैपिटल एक्यूमुलेशन, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये जो 3 फोर्सेस है, जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं, वो जो फोर्सेस है वो कमजोर हो गए हैं वर्ल्ड के अंदर में, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। और उसने ये बड़ी क्लियर बात की कि जब तक सारी कंट्रीज मिलकर कुछ एक्शंस जो उसने ले डाउन भी की है कि भाई लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी में आपको लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा। और टोटल जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो इट इज अ फंक्शन ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये जब तक नहीं होगा तब तक कि जाके आपका जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो नहीं बढ़ेगा, 2.6 तक नहीं जाएगा। और इसके वजह से एक बहुत बड़ा लॉस्ट डिकेड हो जाएगा, जिसमें पावर्टी अपलिफ्टमेंट जो है, बैकवर्डनेस का अपलिफ्टमेंट है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली जो इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी से वो अफेक्ट हो जाएगी, ये कह रहा है। तो इंडिया को बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, जो रघुराम राजन ने कहा कि भाई वी आर जस्ट टचिंग द हिंदू ग्रोथ रेट इन 4%, 4.5% इज जस्ट लाइक ए हिंदू ग्रोथ रेट, जो हम जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले तक हम हुआ करते थे, जब मनमोहन सिंह जी और मोन्टेक सिंह आलूवालिया जी की, नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट थी, उस समय के बाद जो रिफॉर्म्स है उसके पहले तक हम हिंदू ग्रोथ रेट ही था हमारा 4%, 4.5%, 3.5%, ये ग्रोथ रेट था। वहां ये क्वार्टर हमारा 4.4 टच हुआ है। हमारे लिए पहला चैलेंज तो है कि हम 6% एंड अबव जाए, दूसरा चैलेंज है 8% एंड अबव है। और तो ये जो मैंने जो रैशनल एवरेज निकाला है कि भाई अगर हम 7% से भी ग्रो होते हैं, और दिस इज वेरी मच पॉसिबल, तो हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से 2047 तक बन सकते हैं। और ये मैं दावे से कह रहा हूं कि एपीआई की सरकार इसको कर सकती है। आप पूछेंगे कि कैसे करेंगे, कुछ मेरे डिक्लेरेशंस भी है, शायद आप कुछ पूछना चाह रहे थे। और उसमें नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पॉलिसी में डिक्लेयर किया है, अभी तो हम इतने पीछे हैं, आप काफी फ्यूचर की आगे की बात बताए हैं, तो उसका कैसा, यानी क्या पॉलिसी करेगी एपीआई, कौन से कदम उठाएगी जिससे ये अचीव किया जा सकता है? देखिए अतुल जी, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको 3 चीज़ें अगर आप कर लो तो ये हो सकता है। एक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, पहली बात। दूसरा, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का डेवलपमेंट, दूसरी बात। तीसरा, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के मॉडल में सुधार, बड़े सुधार, ठीक है, बड़े सुधार, ये मैं कह रहा हूँ। 3 बातें हैं। तो मैंने अपने डिक्लेरेशंस में कहा कि भाई मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, दुनिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो मैक्स प्लैंक के नाम पर है ना, आइंस्टाइन के नाम पर नहीं। आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हम जानते हैं, और उसके बाद भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। बड़े यानी उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ बड़े छोटे, लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैक्स प्लैंक के नाम पर इसलिए दुनिया में बड़ी, सबसे बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है क्योंकि मैक्स प्लैंक इज द साइंटिस्ट जिन्होंने इस कॉस्मोस की स्केल को ढूंढ के निकाला कि माइनस की स्केल क्या है और प्लस की स्केल क्या है। प्लस की स्केल तो हम ह्यूबल स्केल में देख लेते हैं, लेकिन मैक्स प्लैंक ने बड़े इंपॉर्टेंट जो है माइनस स्केल को ढूंढ के निकाला। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम 10⁻⁻31 है ना मीटर्स जो है वो ये कहते हैं। तो ये जो स्केल है उसके बगैर आप नैनो, पीको, ये जो बात कर रही है मैक्स प्लैंक की ही वजह से आपको समझ में आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। या कॉस्मोस का ओरिजिन है, कॉस्मोस का डेवलपमेंट है, उसमें बिल्कुल फर्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ, एकदम पार्टिकल फिजिक्स में जब जाते या उसके आगे हम एनर्जी में, वेव्स में जाते, तो किस तरह की स्केल है, इसको समझना है तो मैक्स प्लैंक की स्केल को समझना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो मैक्स प्लैंक के नाम पे है। तो मैंने डिक्लेयर किया कि मैक्स प्लैंक और इंडिया के कोई भी एक साइंटिस्ट के नाम पर हम उस तर्ज पे सबसे बड़ा, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस तरह का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे।
और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी है। उस तरह का जो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के जो सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उस तरह का एक लीडिंग जो है हम बनाएंगे। ये दो हमारे सरकार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे। लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, बड़े रोड बनाने की बात करते हैं, या बुलेट ट्रेन बनाने की बात करते हैं। मेरी सरकार अगर बनेगी तो ये मेरे दो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंडिया में एक मैक्स प्लैंक के नाम पे और कोई भी एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम उसमें जोड़ा जाएगा, उस तरह का इंस्टीट्यूट बने। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हार्वर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो उस तरह की जो है वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बने। इससे क्या होगा, दो चीजें होगी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस को, और जो ह्यूमन राइट्स है और पॉलिटिकल साइंस है और कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, ये तमाम चीज़ों को हमारे करिकुलम में हम बहुत बचपने से जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर लेंगे, है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके। तो इंडिया तीन चीज़ों में क्लियर हो जाएगा। कौन सी चीज़ों में क्लियर होगा? एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्लियर होने लगेगा, दूसरा जो इकोनॉमिक्स और फिनेंस में क्लियर होने लग जाएगा। क्योंकि भाई हमको दुनिया में, जब भी मैंने बताया आपको, अमेरिका की वेल्थ पर कैपिटा इनकम हमसे 31 गुना ज़्यादा है, $70,000 है। हमारी केवल जो है $2,250 है लगभग। तो ये जो है हमको वेल्थ क्रिएशन करना है तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की समझ होना चाहिए। और तीसरा, हमारा जो मॉडल डेमोक्रेसी का डिफेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्टिव डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसको हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाना है, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम लाना है, मीडिया रेगुलेशन इसमें लाना है, इलेक्टोरल फंडिंग को लाना है, पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज पैसा नहीं देगी, ये लॉ इसके अंदर में बनाना है। ईवीएम के टेक्नोलॉजी के इश्यूज है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक आपके अभी इस इंटरव्यू में पहले बताया है, उसको या तो टेक्नोलॉजी और लॉ में पूरा करेक्ट किया जाए या बैलेट से चुनाव कराया जाए। ये तमाम चीज़ों को, मॉडल्स को हम तमाम मॉडल्स को जो है वो करेक्ट करेंगे। और इसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन के मेजर्स है, आदिवासियों के राइट्स है, जो उनको जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लाना है, ओबीसी का सेंसस कराना है, फिर इसके साथ में जो है ओबीसी के लिए बजट बनाना है, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ तमाम डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज के साथ तमाम डिस्क्रिमिनेशन है। ये तमाम एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को हम बनाएंगे। गांव के अंदर में, जंगल में उनकी आय कैसे बनेगी, इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे। और इस तरीके से जो है वो इंडिया को फुल्ली डेवलप्ड कंट्री जो है वो 10-20 साल के अंदर बनाया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम $20 ट्रिलियन ही इकोनॉमी नहीं बनेंगे, 7 करोड़ गरीब या गरीब जैसे जो परिवार है उनको 10 साल में हम मध्यम अमीर बना सकते हैं। और चाइना, अमेरिका के बराबर, कम से कम उनके आगे नहीं तो उनके बराबर हम 10-15 साल के अंदर में आ सकते हैं। एपीआई की अगर सरकार मेरे नेतृत्व में बनती है तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की जो नीतियां हैं, जो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस है, जो साइंस, नॉलेज एंड ह्यूमैनिटी है, जो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस है, इसके आधार पे ये किया जा सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में अगर मैं देखूं तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लंबा समय मिला, बीजेपी को एक अभी लगभग 8-9 साल हो गए, वो भी यानी 10 साल का पीरियड पूरा खत्म कर लेगी। तो ये सारे सिनेरियो में एक इंडिया जो है एक अच्छा सुपर पावर बन सकता था दुनिया के अंदर में। तो आप किस चीज का लैकुना मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की नीतियों की या उस तरह की लीडरशिप ही डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो आप इतनी सारी चीजें विस्तार से बताए वो नहीं हो पाई? देखिए, सुपर पावर एक ये टर्म ही कम से कम मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ। इंडिया एक पावर है, ग्रेट पावर है, ग्रेट पावर्स रहने चाहिए। सुपर पावर में फिर लड़ाई झगड़े का इशू आता है। बट वी शुड बी डेवलप्ड कंट्री, फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, प्रॉस्परस कंट्री होना चाहिए, पीसफुल कंट्री होना चाहिए ना, ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर में, जेंडर के पैरामीटर में, एनवायरनमेंट के पैरामीटर में, करप्शंस के पैरामीटर में, हंगर के पैरामीटर में, हम सारे पैरामीटर्स में पहले 5-10 नंबर में आना चाहिए, है ना, तब जाके एक फुल्ली सिविलाइज्ड कंट्री हम माना जाएगा। अब आपने कहा बीजेपी या कांग्रेस की जो सरकारें थी, देखिए बेसिकली इंडिया के अंदर में ना जो लीडर्स या पार्टीज है, मैं कभी कभी जैसा बीजेपी को बुद्धू जनता पार्टी बोला है और मेरे बोलने के बाद बाकी लोग भी बोलने लगे। तो ये जैसे जो है ना, हमारे देश के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, धर्म की, जाति की, भाषा की, राज्य की। अब देखिए तमिलनाडु का इश्यू क्या हो गया कि भाई दही नहीं बोलेंगे हम, इसको हमारा जो तमिल का वर्ड है वही बोलेंगे। बात सही है, अगर उनका तमिल का दही वर्ड कर्ड के लिए ऑलरेडी वर्ड है तो तुम दही क्यों हिंदी थोपना चाह रहे हो उनके ऊपर में? पर नहीं, जानबूझ के जाएंगे हिंदी थोपने के लिए, संस्कृत थोपने के लिए। लेकिन आदिवासियों की इतनी भाषा है उसको एक शेड्यूल में नहीं लाएंगे। तो ये जो हमारे देश के अंदर में ना
राष्ट्रवाद, धर्म, जाति, भाषा, राज्य, ये जो है ये समस्या है। देखिए जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं या डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो इससे कोई भी कंट्रीज डेवलप नहीं हुई है। डेवलपमेंट तब आता है जब आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो करो, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करो, जब आप इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस में जब आप अपने कंट्री को आगे ले जाओ, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, पर कैपिटा इनकम है, सारे सोशल सिक्योरिटीज है, इसमें आप आगे लेकर जाओ, तब जाके वो होता है। तो ये पार्टीज को इस चीज की समझ ही नहीं ना। अभी आप राहुल गांधी को देखिए ना, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मौका था, खुद डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन डिस्क्वालीफाई का कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू उनको नहीं मालूम, जबकि वो मेंबर पार्लियामेंट रहे। अरे भाई आपने ही तो ऑर्डिनेंस फाड़ा ना, आपने ही ऑर्डिनेंस फाड़ा लालू प्रसाद के पीरियड में, जब थॉमस का जो केस आया था 2005 का, लिली थॉमस का, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 101 एंड 2 का जो है 101